आइए बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं फिजिक्स अध्याय 2 सरल रेखा में गति अध्याय का नाम है। इसके हम अगले लेक्चर में प्रवेश करते हैं। पिछले लेक्चर में आप लोगों को त्वरण की परिभाषा तक का बताया था ना, त्वरण किसे कहते हैं। तो उसमें आपने देखा था किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर। तो हमने लास्ट टाइम त्वरण के बारे में पढ़ा था, एक बार फिर से मैं इसको बता दूं। त्वरण कहलाता है वेग में परिवर्तन की दर। ये त्वरण फिजिक्स की बहुत महत्वपूर्ण चीज है, परिवर्तन की दर। अब इसको अगर मैं बोलूं कि सूत्र रूप में कैसे लिखेंगे, इसको सूत्र रूप में लिखते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। अच्छा बच्चों, अगर वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो फिर त्वरण नहीं होगा, ध्यान रखना। यानी कि त्वरण को हम ऐसा नहीं कह सकते वेग बटे समय नहीं, वेग में परिवर्तन बटे समय। क्योंकि अगर वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वेग चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर वहां पर एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण नहीं होगा। अभी आपको बताएंगे त्वरण कितना महत्वपूर्ण है। इसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो हम ए से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अगर मैं वेग में परिवर्तन को डेल्टा भी मान लूं, डेल्टा यहाँ परिवर्तन को शो कर रहा है, और समय को डेल्टा टी मान लूं, समांतराल को, तो ए वेक्टर यानी ए बराबर हमारे पास आएगा डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। ये वेग का सामान्य सूत्र है। तो वेग का सामान्य सूत्र होता है परिभाषा के आधार पर वेग में परिवर्तन बटे समांतराल। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, अर्थात सदिश राशि है। सदिश राशि है तो वेक्टर लगाना पड़ेगा, तो ये वेक्टर का सिंबल हो गया। अब वेक्टर के बारे में सारा कुछ अगले चैप्टर में आएगा, ठीक। अब इसमें क्या होता है, त्वरण के भी प्रकार होते हैं। हमें किस त्वरण के बारे में पढ़ना है? 11वीं क्लास में हमारा अध्ययन बहुत सीमित है। हमें एक विशेष प्रकार के त्वरण पर ही सारा कुछ पढ़ना है, विशेष प्रकार के त्वरण, ठीक है ना। तो एक विशेष प्रकार, जैसे त्वरण के प्रकारों पर बात करें तो जैसे वेग में थे ना, वैसे त्वरण में आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे त्वरण में प्रकार? एक तो आ जाएगा हमारा एक समान त्वरण, और दूसरा आ जाएगा कौन सा? परिवर्ती त्वरण। ध्यान देना बच्चों, परिवर्ती त्वरण, ठीक है ना। एक समान त्वरण यानी जब वस्तु के वेग में समान समांतराल में समान परिवर्तन हो। एक समान त्वरण की परिभाषा क्या होगी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होगी? समान समांतराल में वेग में समान परिवर्तन हो, मतलब चेंजिंग इन वेलोसिटी और सेम इन सेम टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल भी कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और वेलोसिटी में जो चेंजिंग हो रही है वो भी कैसी होना चाहिए? सेम। इसका मतलब क्या है? आइए इसको शब्दों में पहले समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। यहाँ बोर्ड की ओर देखें। आपको एक समान त्वरण को मैं आंकड़े से समझाना चाहता हूँ कैसा होता है। जैसे मान लीजिए एक वस्तु ऐसे गति कर रही है, एक रेखा पर कोई वस्तु गति कर रही है, सड़क बनी हुई है। वस्तु ने क्या किया? 0 टाइम पर अपनी गति स्टार्ट की। तो मैंने आपको बोला था प्रारंभिक समय हमेशा 0 लिया जाता है। माने जब आप कैलकुलेशन चालू करते हैं उस समय टाइम को क्या लेते हैं? 0 टाइम पर उसका वेग था 5 मीटर पर सेकंड। कितना था? बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अब क्या हुआ? अब अगले सेकंड में, कब? अगले सेकंड में, या 2 सेकंड है, कुछ भी मान लो, चलो अगले सेकंड में उसका वेग हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो गया? अगले सेकंड में, माने तीसरे सेकंड तक, दूसरे सेकंड तक पहुंचते पहुंचते उसका वेग कितना हो गया? 15 मीटर प्रति सेकंड। फिर कितना हो गया? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अब टाइम इंटरवल देखो, टाइम इंटरवल कितना है? यहाँ भी 1 सेकंड था, यहाँ भी कितना था? यहाँ भी कितना था? अब जरा वेग में देखो परिवर्तन कैसा हुआ। यहाँ कितने का परिवर्तन हुआ? 5 का। परिवर्तन कैसे निकालते हैं? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। लास्ट में से इनिशियल को माइनस कर दो, तो 10 माइनस 5, 5 का परिवर्तन हुआ। यहाँ 15 माइनस 10, 5 का परिवर्तन हुआ। यहाँ पर भी 5 का परिवर्तन हुआ।
तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा कि समान समांतराल में वेग में समान परिवर्तन हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा है? मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कैसी है? सेम है इन सेम टाइम इंटरवल। तो इस समय जो एक्सेलरेशन आएगा उसको कहेंगे एक समान। देखिए कैसे एक्सेलरेशन निकालते हैं। चलो, एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समांतराल। आओ निकालते हैं। तो यहाँ वेग में परिवर्तन होगा 10 - 5 और समांतराल कितना होगा? 1 - 0। आंसर आया 5/1 मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस ड्यूरेशन में उसका त्वरण कितना निकला? क्लियर होगी बात? चलो, इस ड्यूरेशन में कितना निकलेगा? उतना ही निकलेगा। इस ड्यूरेशन में उतना निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो फिर यहाँ पर जो त्वरण है वो कैसा है? एक समान आ रहा है, माने 5 है, कांस्टेंट आ रहा है। तो यदि कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि समान समांतराल में उसके वेग में समान परिवर्तन हो, तब उसमें उत्पन्न त्वरण को बोलते हैं एक समान त्वरण। और इस समान परिवर्तन का मतलब ये दिख रहा है। अरे जरूर नहीं है स्पीड बढ़ेगी, घटेगी भी तो क्या हमेशा बढ़ेगी स्पीड? अब ऐसा भी तो हो सकता है 40 से चल रही थी, फिर 35 पर आ गई, फिर 30 हो गई, 25 हो गई, 20 हो गई, स्पीड क्या हो रही है अब? यदि समान समांतराल में वेग में समान कमी आए तो इस समय जो त्वरण होगा वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव। देखो एग्जांपल देखते हैं। मान लो पहले 40 था, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, ऐसे घट रहा है। अब जरा निकालो तो अंतिम वेग माइनस, तो 35 - 40 -5 बचेगा। तो अब की बार जो त्वरण है वो कैसा है? तो पहले तो त्वरण के दो टाइप आप ऐसे समझ लो अकॉर्डिंग टू साइन, चिन्ह के आधार पर दो प्रकार का होता है, ऋणात्मक त्वरण और धनात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण को हमारी फिजिक्स में मंदन कहेंगे। मंदन मतलब मद्दी हो रही गाड़ी, स्पीड क्या हो रही है? लगातार घट रही है। तो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, कौन सा एक्सेलरेशन? नेगेटिव, उसको अपन क्या बोलते हैं? मंदन। तो आप ध्यान रखना, यहाँ पर ऋणात्मक त्वरण का आशय होता है मंदन। अगर आपको मंदन शब्द सुनाई दे इसका मतलब ऋणात्मक त्वरण की बात हो रही है, ठीक है ना? तो दो त्वरण कैसे हो गए? एक पॉजिटिव और एक जो हुए चिन्ह के आधार पर। दो कौन से हो गए? एक समान और परिवर्ती। अभी आपको परिवर्ती बताते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, ये आप समझ गए नहीं? अच्छा, अब इसमें एक और चीज ध्यान करना। अगर कहीं ऐसा हो रहा है कि उसका वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है, यानी कि वस्तु में कैसा त्वरण है? एक समान त्वरण है, तब उसकी गति को एक समान त्वरित गति क्या बोलेंगे? समान त्वरित गति, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। एक समान त्वरित गति कहलाएगी वो, इस कंडीशन वाली गति। और अब और अच्छी से ध्यान रखना जो बता रहा हूं, जो गति के समीकरण पढ़ेंगे हम, गति के समीकरण, गति के नियम नहीं, गति के समीकरण, वो एक समान त्वरित गति पर ही लागू होते हैं। बस केवल किस पर लागू होते हैं? इसलिए उसका पूरा नाम है एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरण। पूरा नाम क्या है उसका? हर जगह नहीं लगते हैं वो, हर जगह नहीं लगेंगे, केवल कहां लगेंगे? इसको और स्पेसिफिक कर दें और स्पेशल कर दें तो उसको और स्पेशल नाम सुनिए, उसको बोलते हैं एक विमीय एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरण। अब ये सही नाम है, एक विमीय एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरण। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वन डायमेंशनल यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वन डायमेंशनल यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। अब इसमें क्या है स्पेशल? पहली बात तो वो सिर्फ एक विमीय गति के लिए है, मैंने एक विमीय शब्द बोला। दूसरा, एक समान त्वरित गति के लिए है, वो कहीं भी नहीं लगेंगे।
और कहीं भी लगा दो, आप कहीं भी नहीं लगेंगे, उनका बिल्कुल फिक्स है कि जहां पर एक समान त्वरण हो और एक धीमी गति हो रही वहीं पर वो लगेंगे। अगर नहीं हो रही है एक धीमी गति, नहीं हो रही है एक समान त्वरण नहीं है, तो फिर वो समीकरण काम नहीं करेंगे, फिर नहीं लगाएंगे उनको। तो समझ में आ गई सभी की बात। तो मंदन भी होता है और त्वरण भी। तो ऋणात्मक त्वरण को ही क्या बोलते हैं? मंदन। और अगर किसी वस्तु में ऋणात्मक त्वरण आ रहा है तो उसकी गति को बोलते हैं मंदन गति। और अगर उसमें वेग बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं त्वरित गति। पॉजिटिव त्वरण वाली गति को बोलेंगे त्वरित गति और नेगेटिव त्वरण वाली गति को क्या बोलेंगे? मंदन गति। फॉर एग्जाम्पल, एक पत्थर को मैंने ऊपर फेंका, जब वो ऊपर जाएगा तो कौन सी गति करेगा? एक समान त्वरित या एक समान मंदन? मंदन गति करेगा, क्योंकि त्वरित गति करेगा तो जाकर के स्वर्ग में पहुंचेगा। त्वरित मतलब बढ़ रहा है, तो उसका वेग बढ़ रहा है कि घट रहा है? फिर तो कभी वापस नहीं आएगा। तो ना पत्थर फेंका और पत्थर की स्पीड बढ़ रही, तो कभी वापस काहे को आएगा? आएगा क्या? फिर तो वो निकल ही जाएगा ना, कि नहीं निकल जाएगा? समझ में आ रही ना बात? अगर हमने किसी पत्थर के ऊपर फेंका तो कौन सी गति करेगा? और जब वो लौटेगा, अगर आपसे कोई पूछे कि एक समान त्वरित गति और एक समान मंदन गति का एग्जांपल बताओ, तो आप बोल सकते हो? क्या बोलोगे? जब एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो एक समान मंदन गति करता है, और जब नीचे की ओर गिर रहा होता है। क्लियर होगी ना बात? ये ध्यान रखना आप, ये बिल्कुल फिक्स है और एक समान ही होता है इसमें। इसमें त्वरण भी कैसा होता है? एक समान। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी की वैल्यू वही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसके लिए हम बहुत अच्छी तरह से गति के समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं और करेंगे। तो ये समझ में आ गई बात इतनी आपको? तो त्वरण के टाइप समझ में आ गए। अब एक तीसरा प्रकार हमारा निकलता है इसमें, तात्क्षणिक। कौन सा त्वरण? तात्क्षणिक त्वरण, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी माने तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक त्वरण। आज मैं इसके बारे में कुछ और आपको बता रहा हूं। ये देखिए, ये लिखा है डेल्टा एस मतलब विस्थापन में परिवर्तन, और ये लिखा है डेल्टा टी इस टाइम में हुआ, तो इसको बोलते हैं वेग। वेग बराबर विस्थापन में परिवर्तन बटे समांतराल, इसको बोलते हैं वेग। अब ये समांतराल आप जितना छोटा करोगे, ये हमें इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा सबसे छोटा करना है, तब अगर ये सबसे छोटा ले लें तब इसको बोलेंगे तात्क्षणिक वेग। क्या बोलेंगे? तो तात्क्षणिक वेग के लिए क्या होता है? डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होता है। इसका मतलब समझिए मैथमेटिकली, तात्क्षणिक वेग निकालना हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना हो, तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसका मतलब है कि डेल्टा टी कहां जा रहा है? 0 की ओर, माने टाइम इंटरवल 0 हो रहा है। टाइम इंटरवल 0 का मतलब क्या हुआ? जस्ट टाइम। आपको मालूम, आप मुझे कभी सही टाइम नहीं बता सकते। आप बताओ कितने बजे होंगे अभी? जैसे मान लीजिए आपने बताया कि सर 12:15 तुम्हारे बताते बताते 2-3 सेकंड हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? या जैसे ही आप उसको देख करके दृष्टि हटाओगे उतने में समय बदल जाएगा। आप कैसे मुझे सही टाइम बता सकते हो? बता सकते हो क्या? मतलब ऐसे मैंने कहा एट अ टाइम वेलोसिटी बताओ, बिल्कुल क्षण, अब भी क्या भी, तो बता ही नहीं सकते भाई साहब आप। हाँ, जितनी जल्दी काम करोगे, जितनी जल्दी, उतना अच्छी वैल्यू मिलेगी, पर एक्यूरेट वैल्यू पर नहीं पहुंच पाओगे। एक्यूरेट वैल्यू पर इसलिए नहीं पहुंचोगे क्योंकि कुछ ना कुछ टाइम तो चाहिए है बताने के लिए, कि नहीं चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए? काय के लिए चाहिए? कुछ ना कुछ टाइम बताने के लिए चाहिए, बताने में ही टाइम निकल जाएगा। तो तुम जो टाइम बता रहा है वो पास्ट है, जो टाइम आपने बताया वो कौन सा है? तो पास्ट है, वो तो निकल गया। अब आपने जो बताया मुझे अभी बता रहा है वो कौन सा है? नया है, भले ही कुछ सेकंड बढ़ गया हो। ऐसे यहाँ पर है, तो डेल्टा टी को कभी 0 नहीं कर सकते टाइम इंटरवल को, लेकिन डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लेने का मतलब हुआ तात्क्षणिक, इसी को बोलते हैं तात्क्षणिक। डेल्टा टी का मतलब क्या है? समांतराल। तो समय का अंतर हम कहाँ ले जा रहे हैं? देखो, हम कभी इसको 0 नहीं कर सकते, इसलिए टेंड्स टू लिखा जाता, कभी इक्वल टू नहीं लिखा जाता। कभी आप टाइम इंटरवल को 0 नहीं ले सकते। कैसे लोगे? टाइम तो हमेशा ही
एकमात्र ऐसी क्वांटिटी है फिजिक्स में तमाम दुनिया में जो हमेशा बदल रही है, कभी भी नहीं आ। कहते नहीं कि जिस क्षण आप हो वो क्षण कभी नहीं आने वाला। जिस क्षण आप हो कुछ कर रहे हो वो क्षण दोबारा, क्योंकि जो दोबारा नया आएगा वो नया होगा, जो नया आएगा वो कौन सा होगा, नया। जो निकल गया वो तो वो है नहीं है। जैसे यहाँ पर डेल्टा टी टेंस टू 0, मतलब समांतराल कहाँ है, शून्य की ओर। अगर समांतराल शून्य की ओर, इसको हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तो तात्क्षणिक वेग का अगर कोई मैथमेटिकली फॉर्मूला बोले तो ऐसा लिखा जाएगा, बी वेक्टर इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ऐसा लिखा जाता है। ये तात्क्षणिक वेग का फॉर्मूला लिखा है। कैसे लिखा जाएगा, इसको पढ़ने का मतलब समझिए। v वेक्टर इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, इसको क्या, लिम का मतलब है लिमिट, लिमिट को शॉर्ट में कहलाता है लिम। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, इसका मतलब एक कौन सा लिखा है, कभी भी आपको ऐसा लिखा मिले इसका मतलब वो चीज तात्क्षणिक लिखी है। कैसे लिखी है वो, इसी को इन द फिजिक्स, इसी को हम ds बटे dt लिखते हैं। ओहो, इसी को क्या लिखा जाता है। अब ये आपने इसके दर्शन किए होंगे फिजिक्स में, यही से शुरू हो जाता है अवकलन, डिफरेंशिएशन यही से शुरू होता है, इसलिए हमें अवकलन चाहिए। ये क्या कहलाता है, इसको मैं हिंदी में बताऊं, ये कहलाता है समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की तात्क्षणिक दर। क्या बोलते हैं इसको, ds अपॉन dt, मतलब समय के साथ माने t के सापेक्ष s के मान में परिवर्तन की तात्क्षणिक दर। दर नहीं बोलना है, केवल तात्क्षणिक दर। तात्क्षणिक दर को डिफरेंशिएशन बताता है। माने डिफरेंशिएशन जिसको हम अवकलन बोलते हैं, ये फिजिक्स में मैथमेटिक्स में दो चरों के बीच में तात्क्षणिक दर को बताता है, परिवर्तन की तात्क्षणिक, मतलब अब भी कितना होगा। समझ आ गई ना बात, एट अ टाइम, बिल्कुल अब भी। तो ये काय का फॉर्मूला बन गया फिर, तात्क्षणिक वेग। इसमें अगर तात्क्षणिक त्वरण की बात हो तो देखो ए की वैल्यू ये लिखी, अगर मैं इसमें डेल्टा टी टेंस टू 0 कर दूं, डेल्टा टी टेंस टू 0 मतलब समांतराल क्या हो गया, शून्य। समांतराल शून्य मतलब जो त्वरण है वो तात्क्षणिक हो गया। कैसा हो गया, तो तात्क्षणिक त्वरण के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा, ए वेक्टर इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और इसी को लिखा जाता है बच्चों dv बटे dt। इसी को क्या लिखते हैं, dv अपॉन dt, इसी को लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, तात्क्षणिक त्वरण। याद रखना, तात्क्षणिक त्वरण का फार्मूला हो, तात्क्षणिक वेग का फार्मूला हो, डिफरेंशिएशन से होता है। अब मैं अगर फिजिक्स के अंदर कहीं भी आपको वेग निकालने को बोला जाए और डिफरेंशिएशन कर रहे हो, इसका मतलब आप तात्क्षणिक निकाल रहे हो। कौन सा निकाल रहे हो, आप टाइम इंटरवल पर नहीं, एट अ टाइम निकाल रहे हो। 3 सेकंड का नहीं, तीसरे सेकंड का निकाल रहे हो। 5 सेकंडों का नहीं, 5वें सेकंड का निकाल रहे हो। इतना अंतर है। 5 सेकंड में वेग कितना हुआ, 5वें सेकंड का वेग क्या है, अंतर है ना। 5 सेकंड में कितनी दूरी चली, 5वें सेकंड में कितनी चली, अंतर समझ में आ रहा है। पूरी 5 सेकंड की अलग होगी और 5वें सेकंड की, 5वें मतलब इंस्टेंटेनियस। कहता टाइम पूछ रहा है, अभी 5वें में कितनी चली वो पूछ रहा है, ना कि कुल 5 में कितनी चली वो थोड़ी पूछ रहा है। तो फिजिक्स में जो कैलकुलेशन होते हैं वो एक्चुअली में कौन से होते हैं, इंस्टेंटेनियस होते हैं बहुत सारे। तो उन सब में आपको ये सब चाहिए पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को तात्क्षणिक का मतलब समझ आ गया, क्लियर है ना। जब भी तात्क्षणिक हो तो क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा टी टेंस टू 0 जैसी लगाओगे, मतलब इसको क्या पढ़ते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इसी को बोलते हैं डीवी अपॉन dt। अब ये बाकी का जो इसका डिटेल है वो मैथमेटिक्स में पढ़ने को मिलेगा। हम यहाँ फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर आपको उतना उतना बता रहे हैं जितने में आपका काम चल जाए। कभी आपको आया तो आप बता तो सकते हैं, उसका मतलब ये है, ये तो बता पाओगे कि इसका मतलब क्या है, ये आप ये तो बता पाओगे कि इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस, मतलब तात्क्षणिक पूछ रहे हो आप, चाहे वो तात्क्षणिक वेग हो चाहे वो तात्क्षणिक त्वरण हो, वो पूछ रहे हो आप, ठीक है ना। चलिए, तो त्वरण के बारे में आप ये चीजें
समझ गए हो, त्वरण के प्रकार भी समझ गए हो। अब हम बात करते हैं बच्चों अवकलन पर, है ना। किस पर बात करते हैं? ये गणित में हमें ये कुछ मैथमेटिक्स के फॉर्मूलों की जगह जगह जरूरत पड़ती है। पहले जो फिजिक्स होती थी या हम कोई रेफरेंस बुक पढ़ रहे होते तो उसमें तो आपको पूरा 1 महीना डिफरेंशिएशन पढ़ा देते हैं, उतना ज्यादा उसमें सवाल सब कुछ लगाने को होते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा ज्यादा कुछ नहीं रहता है, तो हम सिर्फ सूत्रों पर बात करते हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या कहलाता है ये हम बताते हैं आपको। अवकलन या डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो अवकलन क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन क्या कहलाता है बच्चों। मान लीजिए हमारे पास दो चर हैं, एक एक्स और एक वाई। अब मैंने लिखा है यहाँ पर y इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3। ध्यान देना, तो यहाँ पर हम x के मान अपने मन से रखें और किसके निकालें, y के निकालें। तो x यहाँ पर हो गया स्वतंत्र चर, x को बोलेंगे फ्री वेरिएबल, स्वतंत्र चर। क्यों? क्योंकि x कोई भी मान ले सकता है। x तो जो कोई भी मान ले सके वो फ्री है, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्री वेरिएबल, स्वतंत्र चर, ठीक है ना। y को बोलेंगे आश्रित चर, आश्रित डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। पूरी बातें ध्यान से स्टेप बाय स्टेप दिमाग में बैठाते जाना। ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ फर्स्ट और लास्ट टाइम, पहली बार भी समझा रहा हूँ और आखिरी बार भी समझा रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि फिजिक्स में हमें ज्यादा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में अंदर घुसने की जरूरत नहीं है ना। मैं दोबारा से आपको इसमें बात करूंगा, हम तो सीधा मैथमेटिक्स में बात करेंगे फिर जब आएगी इस पर, तो है ना। यहाँ तो मैं काम चलाने लायक आपको बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। हो सकता कुछ बच्चों के बात समझ में ना आए क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको कि आपके सरलतम शब्दों में आपको बता पाऊं, है ना। आपके बिल्कुल दैनिक व्यवहार से जोड़कर इसको बता पाऊं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको। तो आप पूरी बातें समझोगे तो समझ आ जाएगी। 5 मिनट का है, कहानी सुन लोगे तो, है ना। तो यहाँ पर x कौन सा चर है, y कौन सा चर है, x स्वतंत्र चर, इसका मतलब x कोई भी मान, y आश्रित चर है, मतलब y का मान x पर डिपेंड करेगा। आपने x का मान लिखा 1, तो y का मान कितना आया, y का मान आएगा 5 गुणित 1 का वर्ग धन 3 बराबर 8। y का मान 8 आया। तो y का मान 8 क्यों आया, x का मान आपने 1 लिखा। बात समझ आ रही, बात समझ आ रही। तो यहाँ पर अब मैंने x का मान मान लो 2 लिखा, तो y का मान कितना आया, 5 गुणित 2 का वर्ग धन 3, 2 दूनी 4 पंचे 20, 3 23। बात समझ में आ रही। तो जब मैंने x का मान 1 लिखा तो y का मान 8 आया, जब मैंने x का मान 2 लिखा तो y का मान 23 आया। x का मान 3 लिख देते हैं, x का मान मान लो मैं 3 लिखता हूं, बताओ ना मुझे, तो y बराबर कितना आएगा, 5 गुणित 3 का वर्ग धन 3, 3 का वर्ग 9 पाना 45 और 3 48 आया। सबके समझ में आ रही है बात है। यहाँ पर बताओ कौन सी राशि है जिसको हम मान दे रहे हैं, x यहाँ पर स्वतंत्र वेरिएबल है, फ्री स्वतंत्र चर है, फ्री वेरिएबल है, जो कोई भी मान ग्रहण कर सके वो फ्री वेरिएबल कहलाता है। समझ आएगी ना बात। और यहाँ पर y क्या है, आश्रित चर, आश्रित चर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट क्योंकि इसका मान किस पर डिपेंड कर रहा है, क्लियर होगी ना बात। अब ध्यान देना, x के मान बताओ यहां से यहां तक कितना परिवर्तन होगा। तो x के मान में परिवर्तन हुआ है 1 का, 2 से 1 हो गया, 1 से 2, 1 का परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर y के मान में कितना परिवर्तन हुआ, तो डेल्टा y में परिवर्तन हुआ कितने का, 15। समझ आएगी ना बात। तो ये कहलाया हमारा, जब x में हमने 1 का परिवर्तन किया तो y में 15 का परिवर्तन आया। अगली क्षण देखो, जब x में हमने फिर से 1 का परिवर्तन किया तो y में कितने का परिवर्तन आ गया, 25 का परिवर्तन आ गया। नहीं आ गया, बदल रहा है ना, बदल रहा है। अब ध्यान देना, x के मान में परिवर्तन होने से, x मतलब आपको सोचना है स्वतंत्र चर, फ्री वेरिएबल, x के मान में परिवर्तन करने से y के मान में परिवर्तन हो रहा है, हो रहा है। तो x के मान में परिवर्तन करने से y के मान में क्या परिवर्तन होगा, इसका अध्ययन अवकलन के अंदर किया जाता है।
इसी का अध्ययन कहां पर किया जाता है? अवकलन में, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऐसी मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो आपको दो वेरिएबल के बीच में यह स्टडी कराती है कि अगर एक में कोई चेंज हो रहा है तो इस पर डिपेंड दूसरे में क्या चेंज आएगा, ये बताता है। और क्या बताता है? तात्क्षणिक बताता है, तत्काल। अब फिर से मैं इसको बोल रहा हूं, मान लीजिए x कोई स्वतंत्र चर है, y कोई आश्रित चर है, तो x के मान में परिवर्तन होने से y के मान में तत्काल क्या परिवर्तन होगा, यह बताता है अवकलन। कौन बताता है? अवकलन। माने अवकलन एक चर के मान में परिवर्तन करने से इस पर आश्रित दूसरे चर के मान में तात्क्षणिक क्या परिवर्तन होगा, ये बताता है। क्या ऐसी दुनिया में ऐसी राशियां हैं, ऐसी चीजें हैं? हाँ, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। एक बुलबुला, वायु का बुलबुला पानी से नीचे से ऊपर आ रहा है, तो आप देखना वो बड़ा होता जाता है, वो सतह पर आकर फूट जाता है। तब देखो यहाँ पर मजे की बात, देखा तुमने पानी का बुलबुला नीचे से स्टार्ट होगा तो कैसा आता है वो, और ऊपर आते आते बड़ा होता जाता है और फिर सतह पर आकर क्या होता है, फूट जाता है। अब जरा गौर करो इस घटना पर, वो नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है, दाब घट रहा है, आयतन, यहाँ पर दाब और आयतन एक दूसरे रेटेड हो गए, आयतन डिपेंड कर रहा है प्रेशर पर, ठीक है ना। दूसरी चीज, रेडियस बढ़ रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। बुलबुला होगा गोला, गोले की त्रिज्या बढ़ रही, त्रिज्या बढ़ने से क्या बढ़ रहा है? आयतन बढ़ रहा है। तो यहाँ पर त्रिज्या और आयतन दो वेरिएबल हो गए, तो त्रिज्या यहाँ पर फ्री वेरिएबल हो गई, आयतन यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। हमें आएगी ना बात। ऐसी दुनिया में कितनी सारी चीजें हैं जो एक दूसरे पर क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। बहुत सारी चीजें हैं। अरे आप ले लो मांग और प्राइस, अगर मार्केट में प्राइस बढ़े तो मांग घट जाती है, प्राइस बढ़े तो मांग क्या होती है। अभी टमाटर 10 रुपए 15 रुपए किलो बिक रहा है, हो मान लो, और अभी एकदम से 60 के हो जाए तो तुम्हारे पापा पग्गा भर ले आए थे, जब 15 के थे तो कितने लाए, 1 किलो, जब 60 के हो गए पग्गा वाले चलो। बात समझ रहे हैं ना। तो क्या हुआ बताओ मुझे, प्राइस बढ़ी तो मांग क्या हुई, घटी कि नहीं घटी, समझ में आएगी ना बात। और प्राइस घटे मांग क्या होगी, समझ आएगी ना। तो कितनी सारी चीजें हैं मार्केट में जो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित हैं। समझ गया ना। वर्षा हो रही है, पैदावार बढ़ रही है, अच्छी वर्षा होगी अच्छी पैदावार होगी। अब अतिवृष्टि की बात नहीं कर रहे कि तुम क्यों सर के बिल्कुल सब चौपट, वो बात नहीं कर रहा है, लेकिन समझ रहा है ना, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, एक दूसरे को रिलेटेड है कि नहीं है। आपकी हाइट बढ़ रही है तो आपका वेट भी बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, आपकी हाइट बढ़ रही है तो आपका वेट भी बढ़ रहा है। तो दोनों में क्या हुआ, रिलेशन हुआ नहीं हुआ। आपका वेट हाइट पर डिपेंड कर रहा है, हाइट फ्री हो गई, वेट डिपेंडेंट हो गया। तो दुनिया में ऐसी कितनी मतलब चीजें हैं जो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो गणित की इस ब्रांच में, ये गणित की एक ब्रांच है, इसके अंदर हम क्या अध्ययन करते हैं, एक राशि के मान में परिवर्तन होने पर इस पर आश्रित दूसरी राशि के मान में तत्काल क्या परिवर्तन होगा। मान लीजिए x और y दो स्वतंत्र चर हैं, तो इनमें परिवर्तन को dy/dx लिखा जाता है। इसका मतलब होता है x के मान में परिवर्तन होने से y के मान में तत्काल क्या परिवर्तन हुआ, इसको dy/dx लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो फ्री वेरिएबल है वो नीचे लिखा जाता है। फ्री वेरिएबल कहाँ लिखा जाएगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ आएगा, ऊपर। याद रहेगी आपको बात। अगर वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन है तो उसको dv/dt लिखा जाएगा। यहाँ पर टाइम फ्री हो गया और वेलोसिटी डिपेंडेबल हो गई, टाइम पे डिपेंड कर रही है। टाइम बदलेगा तो वेलोसिटी क्या हो रही है, बदल रही है। ऐसे मैंने लिखा ds/dt, s मतलब डिस्प्लेसमेंट विस्थापन हो गया, और t क्या हो गया, टाइम हो गया। तो टाइम बदलने पर विस्थापन में क्या परिवर्तन होगा, ds/dt बता रहा है। टाइम बदलने पर वेलोसिटी में क्या परिवर्तन होगा, ये dv/dt बता रहा है। x बदलने पर y में क्या परिवर्तन होगा, dy/dx बता रहा है। अब यहाँ पर एक और बात मैं बता दूं, जानने की तो नहीं है जरूरत, लेकिन जान लीजिए।
एक्चुअली में इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है डी अपॉन डी टी ऑफ भी, इसका मतलब होता है डी अपॉन डी टी ऑफ एस। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको मैथमेटिक्स में? हिंदी में बोलते हैं अवकल संकारक। क्या बोलते हैं इसको? डी अपॉन डी टी अवकल संकारक। क्यों बोलते हैं इसको, इसका मतलब समझिए। अच्छा, जैसे मैंने लिखा 8 5 बराबर, उत्तर बता सकता कोई? पूर्वतम हो तो बताओ, ये उत्तर कितना है बताओ। 8 5 बराबर कितना? क्यों नहीं बता पाएगा कोई उत्तर? आप इसलिए नहीं उत्तर बता पा रहे हो क्योंकि मैंने आपको अभी ऑपरेशन तो दिए नहीं, करना क्या है। अब आपको ऑपरेशन बताते हैं क्या, आप बता सकते हो उत्तर क्या आएगा? 13 आएगा। अब बताओ, बदल गया क्यों? सारा काम कौन कर रहा है? चिन्ह। जब ये था तो ये क्या बोल रहा था, आपको पता है ये क्या बोल रहा था? मालूम ये क्या बोल रहा है? ये सब समझ रहा है, इतनी जोर से बोल रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। ये बोल रहा है, बहुत जोर जोर से चीख रहा है। क्या चीख रहा है? जोड़िए जोड़िए जोड़िए, बोल रहा है जोर से। लेकिन इसको कौन समझ पा रहा है? जो जानता है, जो जानता है। 3 साल का बच्चा नहीं समझ पाएगा, 2 साल का बच्चा नहीं समझ पाएगा, या कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन आप तो समझ पा रहे हो क्या बोल रहा है। क्लियर बात है ना? ऐसे आप इसको समझ रहे ये बोल क्या बोल रहा है, आप ये भी समझ रहे ये क्या बोल रहा है, और आप ये भी समझ रहे ये क्या बोल रहा है। हर बार आंसर क्या आएगा? अब ऐसा तो नहीं है 8 धन 5 बराबर 13, मैं बोलूं 8 धन 5 क्या 13। मैंने बोला क्यों, तो बोलो अरे सर यही तो संख्याएं आए, तो संख्या वाली वही है पर ऑपरेशन क्या हो गया? ये बोल रहा है जोड़िए, ये बोल रहा है घटाइए, ये बोल रहा है गुणा कीजिए, ये बोल रहा है भाग कीजिए, ये बोल रहा है अवकलन कीजिए। अब आगे बात समझ में ना? इसलिए इसको बोलते हैं योग संक्रिया, इसको बोलते हैं अंतर संक्रिया, इसको बोलते हैं गुणन संक्रिया, इसको बोलते हैं भाग संक्रिया, इसको बोलते हैं अवकल संक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? वो बोल रहा है अवकलन कीजिए। आप सबकी समझ में आएगी ना बात? तो एक्चुअली में इसका मतलब हम ऐसा लेते नहीं है, मतलब हम ऐसा गणित में ऐसा यूज कर लेते हैं, फिजिक्स में कर लेंगे कि डी भी अलग और डी टी अलग, बट ऐसा नहीं है। डी अपॉन डी टी ऑफ भी है, ये है डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, ऑफ वाई। वाई का डिफरेंशिएशन कीजिए, वाई का अवकलन कीजिए, तो आपको याद रहेगा। समझ आएगी ना? ये बहुत बारीक सी बात है, इसकी पूरी पढ़ लेते हैं बच्चे पर ये नहीं समझ पाते कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये क्या कह रहा है। तो डी अपॉन डी एक्स बोल रहा है अवकलन कीजिए एक्स के सापेक्ष, डी अपॉन डी टी बोल रहा है अवकलन कीजिए टी के सापेक्ष, डी अपॉन डी वाई बोल रहा है अवकलन कीजिए वाई के सापेक्ष। अवकलन का मतलब ये नहीं है कि हमेशा डी वाई अपॉन डी एक्स ही होगा, या हमेशा डी एक्स अपॉन डी टी ही होगा, या हमेशा डी वी अपॉन डी टी ही होगा, ये नहीं है इसका मतलब। कोई भी 2 वेरिएबल हो सकते हैं। समझ आ गई बात? लेकिन कौन से होंगे? इसमें एक होगा स्वतंत्र, दूसरा होगा आश्रित। आश्रित आएगा ऊपर, स्वतंत्र आएगा नीचे। क्लियर है ना? क्यों? तो बताता है जो चीज नीचे उसको बोलते हैं सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष वाई के मान में परिवर्तन, तो डी वाई अपॉन डी टी। टी के सापेक्ष भी के मान में परिवर्तन, तो हो गया डी वी अपॉन डी टी। तो क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अब मैं अवकलन के कुछ सूत्रों पर बात करूंगा, है ना। क्या होगा यहाँ पर, अवकलन के कई सूत्र आपको फिजिक्स में प्रयोग में आएंगे। यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम अवकलन के माध्यम से ही याद कर लेंगे, बहुत सारा है, ठीक है ना। तो उनमें क्या क्या है, तो मैं प्रथम अवकलन के सूत्र बता रहा हूं मैं। अवकलन के, वैसे इसके बहुत सारे सूत्र हैं पर मैं आपको सिर्फ उतने ही बता रहा हूं जितने आपको फिजिक्स में आवश्यकता है, बस उतने ही। तो मैथमेटिक्स वाले पढ़ेंगे उसको पूरा, इसमें और बहुत सारे होते हैं। जो पहला d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n। अब यहाँ पर जो x टू दी पावर n लिखा है, इसलिए y की वैल्यू है, क्योंकि अभी मैंने लिखा था ना y इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3 लिखा था ना, तो y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x होगी। तो यहाँ पर y को y ने लिख करके इसकी वैल्यू लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है n x टू दी पावर ऑफ n माइनस 1, पहला फार्मूला।
डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू होता है n इंटू एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस वन। इसको देखो कैसे पढ़ना है। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, ये इंग्लिश में बोल रहा हूँ, इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस वन। क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस वन, या हिंदी में पढ़ेंगे x घात n का अवकल गुणांक बराबर n x घात n माइनस वन। मतलब जो भी यहाँ पावर होगी वो आगे आ जाएगी और उसमें से कम हो जाएगा, और ये डिफरेंशिएशन का साइन भी हटा देंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, अवकलन कर देंगे, डी ओपन डी एक्स भी लिखे रहेंगे। क्यों? क्योंकि आदत में नहीं होता ना। जैसे हमने कहा था 8 माइनस 5 बराबर 8 माइनस 5 बराबर, और तुम ऋण भी लगा रहे हो। अब ऋण काट में लगाना, ऋण तो हल हो गया नहीं हो गया? अब वो चिन्ह ही तो बोल रहा था, अब काम हो गया तो चिन्ह लग, काम हो गया तो चिन्ह, ये पहला। अच्छा, यहाँ पर कोई शर्त नहीं है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी यहाँ पर रियल नंबर, कोई भी यहाँ पर नंबर तो इसका। अब डी अपॉन डी एक्स ऑफ सी, इसका सी का मतलब होता है कांस्टेंट। तो किसी भी अचर राशि का अवकलन शून्य होता है। क्यों? अचर का मतलब क्या होता है? जो बदले ना। अचर का मतलब क्या है? अचर का मतलब क्या है? और ये तो बदलाव को बताता है। डी अपॉन डी एक्स किसको बताता है? लेकिन वो क्या कह रहा है, बदलेंगे नहीं, तो बदलाव क्या है फिर? जीरो। तो अचर राशि का अवकल गुणांक क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है ना? पीछे एक बच्ची को नींद आ रही है, बहुत बढ़िया। अब आ गया हमारे पास डी अपॉन डी एक्स, ठीक है ना? अब आते हैं यहाँ पर, अब कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। ई टू दी पावर एक्स इसके बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकी फलन बोला जाता है। ठीक है ना? कैसा? चरघातांकी का मतलब समझ लो। ये क्या लिखा है? तो ये है चर और जो है अचर, इसको बोलते हैं अचर घातांकी फलन। क्या बोलते हैं इसको? अचर की घात है। अब इसको उल्टो लिख दे, 2 पर एक्स, अब तुम्हें ऐसे मिल है, इसको बोलेंगे चर घातांकी फलन। अरे क्या हमेशा आप मोटरसाइकिल, कभी कभी ऐसा होता है मोटरसाइकिल आप पे बेसिकली आप हमेशा काय पे? कभी कभी ऐसा भी होता है मोटरसाइकिल कौन पे? आप हमेशा साइकिल पे। कभी गड्ढा आया तो आपके ऊपर, वही तो यहाँ है x टू द पावर 2 या 2 टू द पावर x। इसको बोलते हैं चरघातांकी फलन, इसको बोलते हैं अचर घातांकी फलन। घात किसकी लगी है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। नहीं तो तुम जो हल कर दो ऐसा दिखने लगो सरकार अब यहाँ पर ये इसको बोलते हैं चरघातांकी फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। तो इसकी वैल्यू ये, इसका यही होता है। ठीक है ना? यही चौथा होता है डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग ई एक्स। अब यहाँ पर लॉग एक फंक्शन है, लॉगरिथम। इसके लिए भी पूरी मैथमेटिक्स होती है, इसकी पढ़ने की पूरी लघुगढ़ की, फलनों की पूरी गणित होती है। आजकल तो पिछली क्लासों में से हटा ही दिया है, तो बच्चे इसके बारे में जानते नहीं है। लॉगरिथम को शॉर्ट में लॉग लिखा है, लॉगरिथम। लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? लॉग। लॉग एक्स, इसको बोलते हैं बेस, आधार। इसका आधार कुछ भी हो सकता है। जब लॉग का आधार ई हो तो इसको बोलते हैं प्राकृतिक लघुगणक, जब इसका आधार 10 हो तो बोलते हैं साधारण लघुगणक, और वैसे इसका आधार कुछ भी हो सकता है कहीं भी। लेकिन हम जब आधार ई होगा, ये आपको केमिस्ट्री में भी चाहिए पड़ेगा, ध्यान दो ना, आप केमिस्ट्री में भी आएंगे ये सब। तो फिर आपको इसका अवकलन करना है 1/x। कितना कर देना है? याद रखना यहाँ पर ई लिखा होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए? पुस्तकों में ऐसा लिखा रहता है, ऐसा लिखा होगा पुस्तकों में, तो जो ही लिखो समझ लो। तो लॉगरिथम को समझ गया ना आप, एल एन लिख देते हैं वो, तो आप समझ जाओगे इसको। चलो पांचवा अपने पास आता है डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स। साइन एक्स को पहचानते हो? छठवां डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू होगा माइनस साइन एक्स। 7 डी वाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर एक्स। 8वां डी वाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स।
नमा डी वाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स और डी वाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास 10 सूत्र प्रमुख हुए, ठीक है ना। क्या है, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर ऑफ एन माइनस वन, सबसे ज्यादा प्रयोग यही होना है। डी वाई डी एक्स ऑफ सी मतलब अचर राशि का अवकलन शून्य होता है। डी वाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू 1/x। डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। डी वाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। डी वाई डी एक्स कॉसेक एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। डी वाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स और डी वाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। कभी हमारे लिए दो फलनों के गुणनफल का अवकलन करना हो, जैसे डी वाई डी एक्स ऑफ दो फलन है u गुणित v, ये कोई दो फंक्शन है, इसका हमें अवकलन करना है, ठीक है ना। इसका सूत्र होता है u इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ u। ये है गुणनफल का, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, ठीक है ना। एक और सूत्र लास्ट बता देते हैं, 12वां। अगर आपको दो फलनों के भागफल का सूत्र चाहिए u अपॉन v, इसका सूत्र चाहिए दो फलनों का भागफल, तो आपको लिखना है पहले v इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ v पूरे के बटे v का वर्ग, पूरे के बटे में v का वर्ग। ये 12 सूत्र आप लोगों को ऐसे जनरली आना चाहिए, सामान्य है। इसमें सूत्र तो अभी और हैं, समझ गया ना। सूत्र तो कई हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन ये वो हैं जो बेसिक फार्मूले हैं, समझ गया ना। इनसे आपका फिजिक्स में काम चल जाएगा। सबकी समझ आएगी ना बात, जल्दी से नोट कर लो इनको, या आप इसको नोट कर लेना, देख लीजिए अच्छे से, तो हम आगे बढ़े, समाकलन पर आ जाएं, ठीक है ना। अवकलन बताता क्या है, एक चर के मान में परिवर्तन होने से इस पर आश्रित दूसरे चर के मान में तत्काल परिवर्तन, तात्क्षणिक परिवर्तन। तो तात्क्षणिक परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए काय का प्रयोग करते हैं, अवकलन का, एक प्रकार का ये। अब चलिए इसमें क्या होगा, कुछ सवाल में इसके बताऊंगा आपको, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ सवालों की बात कर लेते हैं। अच्छा एक काम करो बच्चों,